इसके बाद जैसे इसमें पढ़ा रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या है? प्रत्येक वस्तु पर आवेश की एक निश्चित मात्रा ही होती है और इस निश्चित मात्रा को ही हम क्वांटा भी कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश हो सकता है वह बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब किसी वस्तु पर जो कम से कम आवेश हो सकता है, माड इक्वल टू ये हो सकता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। किसी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। किसी वस्तु पर जो सबसे कम छोटा चार्ज हो सकता है अगली हेडिंग पर होगी इसमें आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश होता है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश, अगली हेडिंग आप पढ़ोगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में समझिए प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश होता है, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। वो एक न्यूनतम आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ये आवेश की जो न्यूनतम इकाई है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, आवेश की सबसे छोटी इकाई, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश हो सकता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। किसी वस्तु पर, मतलब किसी वस्तु पर सबसे कम चार्ज क्या होगा? या तो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा या माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। किसी वस्तु पर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। अब किसी वस्तु पर आवेश की संभव मात्राएं क्या है? Q बराबर क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। किसी वस्तु पर जो चार्ज हो सकता है वो क्या हो सकता है? Q बराबर प्लस माइनस Ne, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का होल मल्टीपल, एक पूर्ण गुणज हो सकता है। जहां E बराबर क्या है? जहां n बराबर 1 2 3 4 5 मतलब होल नंबर, अर्थात किसी वस्तु पर चार्ज क्या होगा? या तो प्लस माइनस 1 ही होगा या प्लस माइनस n का मान 2 डालिएगा तो 2e होगा, या 3 डालोगे n का मान तो प्लस माइनस 3 होगा, n का मान 4 डालोगे तो प्लस माइनस 4e होगा। इस प्रकार से किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। ये नहीं होगा 1.5 ही लिखा है, ये किसी वस्तु पर चार्ज नहीं, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये 1 और 2 के बीच का है। तो किसी वस्तु पर जो चार्ज हो सकता है वो प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4e, इस प्रकार से हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है, उसमें तुमको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है, जिसका पहला आंसर है मान लीजिए 1.7 × 10⁻⁻19 कूलाम। दरअसल चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। दूसरा ऑप्शन है मान लीजिए 4.3 × 10⁻⁻19 कूलाम। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है मान लीजिए 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। चौथा ऑप्शन दे रहा है 6.7 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसमें से किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है, कौन सही होगा? इसमें देखिए 1.6 अर्थात 16 के मल्टीपल में ना तो 17 आएगा, ना 43 आएगा, ना 67 आएगा। क्या आएगा? 64, मतलब 16 चक्कू 64। इसके मल्टीपल में ये आएगा, मतलब ये कितना है? ये चार्ज अगर देखा जाए तो कितना है? ये है 4e। कैसे? 4 तो 4 रहा, e की वैल्यू क्या डालोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो क्या बनेगा? 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो किसी वस्तु पर ये वाला चार्ज हो सकता है, मतलब एक ऐसा चार्ज होगा जो 1.6 के टेबल में आ रहा हो, जैसे 6.4 1.6 के टेबल में आ रहा है।
तो ये था तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण। अगली हेडिंग है पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कंडक्टिविटी के आधार पर जो सब्सटेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है चालक। चालक क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक कंडक्टर ये क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वैद्युत एवं उष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उनको हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोआन, सभी धातुएं ये सब क्या होती हैं? चालक कहलाती हैं। मतलब वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वैद्युत एवं उष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। जैसे कहीं पर आग जल रही है, मान लीजिए आग जल रही है, इसमें लोहे की एक रॉड लाइए और रॉड का ये वाला सिरा आग में लगाइए, ये वाला सिरा पकड़िए, थोड़ी देर बाद उष्मा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ये वाला भी सिरा गर्म होने लगेगा, अर्थात इसमें उष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो ये चालक है। या करंट इसके इस सिरे पर लगाओगे तुरंत इस सिरे पर करंट आ जाएगा, यानी विद्युत का भी प्रवाह होगा लोहे में, तो ये चालक है। वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वैद्युत एवं उष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदा, तांबी, तांबा, सोआन सभी धातुएं। दूसरे होते हैं अचालक। अचालक क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तथा वैद्युत एवं उष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है, उन्हें हम अचालक कहते हैं। नॉन कंडक्टर है, जैसे चमड़ा है, बैकेलाइट है, बैकेलाइट है, गंधक है। इस टाइप के जो सब्सटेंस हैं ये क्या कहलाते हैं? ये अचालक कहलाते हैं। तीसरे हैं चालक, अचालक, और तीसरे को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत का मतलब डाई इलेक्ट्रिक। ये कौन सा सब्सटेंस होते हैं? वह पदार्थ, ये देखिए परावैद्युत, परावैद्युत व डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वह पदार्थ होते हैं जो अचालक की भांति, मतलब स्वतंत्र रूप से ये एक प्रकार के अचालक होते हैं। परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इन पर प्रेरण के द्वारा इनके सिरों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वह पदार्थ जो साधारण अवस्था में अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये चालक, ये मतलब परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रेरण के द्वारा इनके सिरों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज है, अभ्रक है, शीशा है, ये सब कैसे पदार्थ हैं? जैसे मान लीजिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक पॉजिटिव प्लेट है, इसको किसी बैटरी से जोड़कर इस पर पॉजिटिव चार्ज लाया गया, इसको किसी बैटरी के निगेटिव प्लेट से जोड़कर इस पर निगेटिव चार्ज लाया गया। अब इसके बीच में मान लीजिए हमने अभ्रक भर दी, तो क्या होगा? अभ्रक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन खिसक कर, सारे इसमें के इलेक्ट्रॉन खिसक कर इस सिरे पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच आकर्षण लग रहा, तो अभ्रक के सारे इलेक्ट्रॉन खिंचकर इस वाले इन पर आ गए, और इसका इधर जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो इस वाले चार्ज पर, इस वाले
सिरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस सिरे पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस सिरे पर नेगेटिव चार्ज हो गया, एक प्रकार से इस पर चार्ज उत्पन्न हो गया, तो इसको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब वह पदार्थ जो साधारण अवस्था में अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रेरण के द्वारा, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के द्वारा इनके सिरों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, कागज, अभ्रक, सीसा आदि। इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ोगे आप कूलाम का नियम। अब आप पढ़ोगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ने बताया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब ये मान लीजिए एक कण है जिस पर पॉजिटिव Q1 चार्ज है, पॉजिटिव प्लस Q1 चार्ज है। ये कोई कण है स्थिर कण, मतलब जो गति नहीं कर रहा, कहीं पर स्थिर है, इस पर Q1 चार्ज है, और एक दूसरा एक कण है, इस पर प्लस Q2 चार्ज है। मान लीजिए ये चार्जों की प्रकृति प्लस प्लस भी हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकती है, माइनस माइनस भी हो सकती है। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत हम जानेंगे, कूलाम के नियम की जो परिभाषा है वो है दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब दो स्थिर छोटे छोटे बिंदु आवेशों के बीच, जिनके बीच की हम डिस्टेंस क्या मान ले, r है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। इनके बीच या तो आकर्षण का बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कहने का मतलब अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस के होंगे तो ये प्रतिकर्षण का फोर्स होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तब भी प्रतिकर्षण का होगा। सजाती, सजाती का मतलब प्लस प्लस तब भी प्रतिकर्षण, माइनस माइनस तब भी उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात या फोर्स, इस दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है, r, r के वर्ग का मतलब r स्क्वायर, व्युत्क्रम मतलब 1/r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2। अर्थात इसमें हम भाषा क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भाषा लिखकर फिगर बनाएंगे और ये समीकरण, दोनों समीकरणों को अगर हम आपस में कंबाइन करेंगे तो कॉमन नंबर 1 बार लिखेंगे F समानुपाती। इसका अगर नामिनेटर देखा जाए, डिनोमिनेटर तो 1 है, नामिनेटर Q1 Q2 है। Q1 Q2 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 Q2 1r स्क्वायर की मल्टीप्लाई r स्क्वायर। जब ये समानुपाती इक्वल में ब्रेक करेंगे यानी बराबर में तोड़ेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, वो लगाएंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब समानुपाती बराबर में टूटेगा तो एक नियतांक लगेगा, क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। जहां इसमें देखिए के क्या है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां के एक नियतांक है, जहां के एक क्या है, नियतांक है, जिसे माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात तथा वायु के लिए के का मान 1 होता है। सबसे कम किसके लिए होता है, निर्वात तथा वायु के लिए, फॉर एयर एंड वैक्यूम के इक्वल टू 1। निर्वात तथा वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। अदर मटेरियल, अदर सब्सटेंस यानी अदर पदार्थों के लिए के का मान 1 से ज्यादा होता है। अन्य के लिए के इज ग्रेटर देन 1, मतलब जैसे जल है, जल के लिए के का मान 1 से ज्यादा होगा। कागज है, कागज के लिए के का मान 1 से ज्यादा होगा। कांच है, कांच के लिए के का मान 1 से ज्यादा होगा। धातुओं के लिए के का मान, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसमें के क्या है।
जहाँ के एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावर्तकांक कहते हैं। निर्वात तथा वायु के लिए के का जो सबसे न्यूनतम मान होता है वो 1 होता है। अन्य पदार्थों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से ज्यादा होता है। धातुओं के लिए के का बहुत बड़ा मान कितना होता है? अनंत होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि किसी माध्यम के लिए के का मान हो सकता है, किसी माध्यम के लिए के का मान हो सकता है, उसमें 4 ऑप्शन देगा। जैसे पहला दे देगा -1.5, दूसरा दे देगा -0.06 और तीसरा दे देगा 0.001, चौथा दे देगा 7। तो बताइए किसी माध्यम के लिए इस 4 ऑप्शनों में कौन सा के का मान संभव है? देखिए ये दोनों जो हैं वो निगेटिव नंबर हैं और निगेटिव मतलब माइनस का प्रत्येक नंबर 0 से भी छोटा होता है, अर्थात ये मान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सबसे कम के का मान जो होता है वो निर्वात तथा वायु के लिए कितना होता है? 1। अन्य पदार्थों के लिए के का मान कितना होगा? 1 से बड़ा होगा। तो इसमें से 1 से बड़ी संख्या क्या है? 7 है। तो यही आंसर होगा किसी माध्यम के लिए। फिर देखिए अब तो के बारे में आप जान गए। अब देखिए बच्चा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो डायरेक्ट मान होता है वो आपको हम लिखवा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। किस नियतांक का? किस नियतांक का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये होता है 9 × 10⁹। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसमें हम जैसे डालना चाहें, मतलब ये ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमा। जैसे एक हमने हेडिंग इसमें डलवाकर आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसे पूछेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमा लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसका मात्रक और कैसे लिखेंगे इसकी विमा, ये बता रहे हैं। तो देखिए कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r²। अभी आपने पढ़ा है। मान लीजिए दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हैं, तो निर्वात तथा वायु के लिए के का मान कितना होगा? के का मान 1 होगा। तो F बराबर, मतलब दोनों आवेशों के बीच F क्या है? या तो आकर्षण का बल है या प्रतिकर्षण का बल है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 पड़ गई, इंटू Q1 Q2 बटे r²। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला नंबर निकालो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? ये r² मल्टीपल में आ जाएगा, FR² अपान में क्या हो जाएगा? Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक बनेगा, क्या बनेगा? F का मात्रक क्या होगा? F फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, R डिस्टेंस है, इसकी मीटर, मीटर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ। Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, चार पहले भी चार्ज का कूलाम, दूसरे भी चार्ज का कूलाम, कूलाम की गुणा करोगे तो क्या बनेगा? कूलाम स्क्वायर बनेगा। इस बटे को प्रति पढ़ते हैं, इस बटे को प्रति पढ़ते हैं तो मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। विमा क्या बनेगी? देखिए न्यूटन बल है, बल की विमा होती है mL/-2। मीटर दूरी है, दूरी की L स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ। कूलाम में ध्यान रखना Q बराबर होता है IT। I धारा है, धारा की ये समय की T, तो कूलाम चार्ज की AT होती है, पहले भी चार्ज की AT और दूसरे भी चार्ज की AT, या कह लीजिए AT का स्क्वायर कर देना तो हो जाएगा A² T²। अरे फाइनली क्या बनेगा? फाइनली बनेगा mL², L की पावर 1 की मल्टीप्लाई करोगे L की पावर 3 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर माइनस की हो जाएगी, -2 माइनस की 4 हो जाएंगी, A ऊपर जाएगा, A की पावर क्या हो जाएगी? -2। तो इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा हो गई mL की पावर 3, T की पावर -4, A की पावर -2। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमको कितना रखना है? 9 × 10⁹। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
अब आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगे, और आपको डेली हम एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से हम कक्षा 12 या क्लास 12 की जो फिजिक्स का है वो अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। सारे न्यूमेरिकल सहित, सारी थ्योरी सहित। आगे के ऐसे कोई टॉपिक नहीं होंगे जो आपके बिल्कुल दिमाग में मैं बैठाल ना दूं। जय हिंद, जय भारत।